बहरहाल हम लोगों के अंदर ये जो कन्फ्लिक्ट है ये तो इंतहाई ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट जो है ये अगर बेहतर अंदाज से डील किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। कन्फ्लिक्ट के अंदर ना ये बात याद रखिएगा, इख्तलाफ के अंदर, लड़ाई के अंदर एकदम से ख़त्म नहीं होता। ये कन्फ्लिक्ट कभी कभार पैदा किया जाता है ताकि तरक्की हो सके। टाइम टेबल बनाया जाता है कि फलां वक्त में लड़ेंगे, ऐसे नहीं, टाइम टेबल यूँ बनाया जाता है कि फलां वक्त में हम कन्फ्लिक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे परसों हम बैठ के ये तय करेंगे हमने किस तरफ जाना है। वो कहेगा इस तरफ चले, मैं कहूँगा नहीं इस तरफ चले। अब ये बाकायदा तय हो रहा है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल स्पोर्ट्स है एंड लॉ। देखिए स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, खेल में एक अंपायर होता है, वो घंटी बजाता है तो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। टाइम लगा होता है, आधे घंटे का राउंड है, 20 मिनट का राउंड है। रूल्स होते हैं, कोई उन रूल्स के खिलाफ नहीं चल सकता, सब उसके मुताबिक करते हैं। गेम स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम खत्म होती है। कोई बंदा भी उस कन्फ्लिक्ट में, उस इख्तलाफ में, ठीक ठाक लड़ाई हो रही होती है, दो मुल्कों से काबिल तरीन उस फन के लोग आए होते हैं जिनकी जिंदगियां लगी हुई हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मार रहा, कोई ऐसे काम नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है एक रूल के तहत हो रहा है और उस रूल के मुताबिक वो कन्फ्लिक्ट एंड होता है और अब एक रिजल्ट आता है। ये एक बेहतरीन कन्फ्लिक्ट की मिसाल है। क्लीन स्टार्ट, वेल मैनेज्ड मिडल एंड क्लीन एंडिंग। समझ रहे? कन्फ्लिक्ट के 3 हिस्से कौन से हो गए? क्लीन स्टार्ट, अच्छे अंदाज से उसको शुरू किया जाए, वेल मैनेज्ड मिडल, उसका दरमियानी हिस्सा बेहतरीन मैनेज करें, एंड क्लीन एंडिंग, और फिर एंडिंग भी बड़ी जरूरी है, छोड़ नहीं देना उसको, एंड बहुत जरूरी होता है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि क्लीन एंडिंग के अंदर अगर आप ड्रैग ऑन करते चले जा रहे हैं, जानबूझ के अपने मुफाद के लिए दूसरों के अंदर कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, आप मीडिएटर हैं, आप लीडर हैं, आपको पता है लोगों को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा रूल बाकी रहेगा, मैं अपनी मातहत कौम को लड़ाता रहूंगा तो मैं सरदार रहूंगा, अगर ये एक हो गए तो मैं फंस जाऊंगा, तो ये सोच लीडर वाली नहीं है। अब देखिए ना, एंडिंग के लिए आपको जाना तो पड़ेगा। कुछ लोग बड़ा तेज सोचते हैं, दे थिंक वेरी फास्ट, ये कुदरती एबिलिटी होती है, ये बाकायदा साइंसदानों की किताबों में लिखा हुआ है। कुछ लोगों में कुदरती एबिलिटीज होती हैं, दे आर टैलेंटेड, दे आर नेचुरली टैलेंटेड। द bark like cerebral cortex is more thick and there are more wrinkles on it, and their amygdala is also so much bulged। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जहाँ पर हमारी सोचें प्रोसेस होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे दिमाग का, ये उनका ज़रा मोटा होता है और उस पर धारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और न्यूरल कनेक्शन जो होते हैं यहाँ से लेके पीछे तक जा रहे होते हैं वो भी फास्ट होते हैं, उनके दिमाग में सड़कें ज़्यादा तेज़ होती हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स ज़्यादा होता है। इट इज़ देयर, नेचुरल टैलेंट है। अब एक बंदा वो बड़ा तेज़ सोचता है, एक ज़रा स्लो सोचता है, अगर आप उन दोनों को बिठा देंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला करने के लिए, लड़ाई तो होगी। फिर वो सोच के कहाँ पहुंच जाएगा, और पीछे ही बैठा होगा, तो उन दोनों के दरमियान एडजस्टमेंट कौन करेगा? लीडर, और अच्छी तरह से वो उसको एंडिंग करेगा। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात जो कन्फ्लिक्ट के लिए हमें सीखने को मिल सकती है वो ये है कि आप जब भी कन्फ्लिक्ट में और इख्तलाफ में बैठें तो आप थर्मोमीटर ना बने बल्कि थर्मोस्टैट बने। थर्मोमीटर में और थर्मोस्टैट में फ़र्क क्या है? थर्मामीटर जो होता है ना, उसका पारा कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, गर्म हो गया तो चढ़ जाता है, ठंडा हो गया तो बैठ जाता है। जबकि थर्मोस्टैट का पारा अपना नहीं होता, जो भी हो वो अपने आप को एडजस्ट करता है। थर्मोस्टैट एडजस्ट करता है ना। अगर आप थर्मामीटर बन जाएंगे तो कभी आप फटना शुरू हो जाएंगे, कभी बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे। नो, ट्राई टू बी ए थर्मोस्टैट, एडजस्ट योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग।